उसके मॉम के सामने मिस्टर खान को अपनी फेस रिवील नहीं करना चाहता था। इसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे असिस्टेंट आता है और मिस्टर खान को लेके बाहर चले जाते, जहाँ पे वो अपना ब्लैंकेट मुंह से उतार देता है। इसके बाद शाओ अपने बेटे को बहुत ही प्यार से डांटने लगता है और वो हंसने भी लगता है और वो बच्चा कहने लगता है कि आज मैं अपने ग्रैंडफादर से मिला हूँ। और थोड़ी देर बाद ही शाओ के मोबाइल में उसका ग्रैंडफादर का कॉल आ जाता है और ये होता है शाओ का फादर इन लॉ, जो नेक्स्ट डे के लिए उन दोनों को मतलब शाओ और उसके बेटे को इन्विटेशन देते हैं अपने घर में। तो नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से रेडी होके शाओ और उसका बच्चा उस घर में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद ये तीनों बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ पे मिस्टर खांग भी पहुँच जाते और यहाँ पे शाओ और उसके बेटे को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक भी हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, पर धीमे धीमे जब बात आगे बढ़ने लगती है तब उनका और इसका मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर खांग तो बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज भी हो जाते हैं क्योंकि शाओ के ऊपर पहले से ही उन्हें क्रश था। और इसी के साथ साथ उनके मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर खांग और शाओ नींद से एक साथ जागी होती और वो दोनों एक ही बेड पर थे, जहाँ पे बहुत ही प्यार से मिस्टर खांग शाओ से कह रहे होता है, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा अकेला अकेला खेलता है? मुझे लगता है उसे एक और भाई या बहन चाहिए। ये सारी बातें सुन के तो शाओ बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और उसको छेड़ने के लिए मिस्टर खान अभी भी कह जा रहे थे क्यों ना 2 भाई या 2 बहन लाए। फिर वो दोनों ही एक साथ हंसने लगते और हंसते हंसते फिर से एक बार ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। और ऐसे हैप्पी एंडिंग के साथ आज की ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ भी ख़त्म हो जाते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय। हे व्यूअर्स, आज हम हमारी चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हमारे मेन फीमेल लीड शाओ और मेल लीड मिस्टर खांग को देखते हैं और वो दोनों ही एक साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हालत एकदम नशे में होते हैं, जहाँ पे उन दोनों के सेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और बिल्कुल काम भी नहीं कर रहे थे। और कुछ ही देर में वहाँ पे उनके अंदर मेकआउट शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर खांग को अपनी नींद से जागते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो जागने के साथ साथ ही सबसे पहले सोचते हैं कि ये औरत कौन है, ये क्या मेरी वाइफ है? क्या मैंने अपनी वाइफ के साथ ही मेकआउट किया और नाइट स्पेंड किया? और वो अपने आप में ही बोलने लगते हैं कि कल रात जो कुछ भी हुआ मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही शाओ को नींद से जगाने जाते कि बाहर से उसी टाइम मिस्टर खान का असिस्टेंट कहने लगता है कि हमें अर्जेंटली चाइना जाना है क्योंकि वहाँ पे हमारी जो कंपनी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गई है। ये सुनने के बाद ही मिस्टर खान तुरंत ही रूम से निकलने लगते हैं। तो उनके असिस्टेंट पूछते हैं कि मिस शाओ का क्या होगा, जहाँ पे मिस्टर खान कहते हैं कि इसकी चिंता तुम्हें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं जब वापस यहाँ पे आऊँगा तो इसे सब कुछ समझा दूँगा। और इसके बाद एकदम ये सीन हम 5 साल बाद के देखते हैं, जहाँ पे हम एक प्यारे से बच्चे को देखते हैं जो होता है मिस्टर खान का बेटा। और ये बच्चा एक ब्लाइंड डेट में आया होता है और इसके सामने एक मोटू सा लड़का आके बैठ जाता है और वो मोटू सा आदमी यहाँ पे एक इंटरव्यू देने आया होता है इस बच्चे को, जहाँ पे तो वो बच्चा स्ट्रेट कट कहने लग जाता है कि आप अपने प्रोफाइल से कुछ ज़्यादा ही मोटे और अजीब नहीं देखते। तो वो मोटू सा आदमी भी कहने लग जाता है तुम अपने बकवास बंद करो और जल्दी से जो पूछना है वो पूछना शुरू करो। इसके बाद वो मोटू आदमी फिर से बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि मैं अगर तुम्हारे घर में शादी करूँ तो तुम्हारे मॉम उस घर को मेरे नाम कर देगी और साथ में कंपनी का जितने भी स्टॉक होंगे उनके नाम पे वो सब मेरे नाम पे आ जाना चाहिए। तो वो बच्चा भी बहुत स्मार्ट होता है, तो वो बच्चा कहने लगता है कि अगर सब कुछ हम तुम्हारे नाम कर देंगे तो तुम हमें क्या दोगे? तो वो मोटू आदमी हंसते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे बाप बन रहा हूँ ना, तुमको अपने डैड मिल जाएगा और ये क्या चाहिए। ये सारी बात सुन के वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मोटू आदमी को उल्टा सीधा बात करके वहाँ से जाने लगता है। ये सारी बातें सुन के उस मोटू आदमी को काफ़ी गुस्सा आ गया होता है, तो वो उठ के उस बच्चे के ऊपर हाथ उठाने वाला था कि वो बच्चा तो एकदम उसे किक ही मार देता है और साथ ही साथ उसे एक पंच भी मारता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और वो भागते भागते फॉर्चुनेटली मिस्टर खांग से ही टकरा जाता है।
तो मिस्टर खांग उसे देख के उस मोटू आदमी से उसे बचा लेता है। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को कह देता है कि इस मोटू को बाहर लेके जाओ। इसके बाद वो बच्चा तो सीधा मिस्टर खांग को ऑफर करने लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, साथ में बहुत अच्छे भी, क्या आप मेरे मॉम के हस्बैंड बनना पसंद करेंगे? तो मिस्टर खांग जवाब देते हैं कि बेटा, मेरी पहले से ही एक फैमिली है, मैं तुम्हारी मॉम से तो शादी नहीं कर पाऊँगा। इतना बोलने के साथ साथ वो उसे चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे शाओ आ जाते हैं, जो अपने बेटे को देखकर समझाने लगती हैं कि उसे अपनी मॉम की इतना ज़्यादा चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी मॉम के लिए ब्लाइंड डेट में जाने की ज़रूरत है। इसके बाद शाओ अपने बच्चे से कहने लगती है कि मुझे अभी एक इंटरव्यू में जानी है जॉब के लिए, और तुम टेंशन मत लो, मुझे बहुत ही जल्द एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। इसके बाद वो जब वहाँ से जाने लगती है तो सीधा मिस्टर खांग से टकराहट हो जाती है, और टकराहट की वजह से वो तो सीधा मिस्टर खांग के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों अपना बैलेंस ना संभाल के नीचे गिर जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। पर यहाँ पे एक दूसरे को कोई भी नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ पे शाओ इतना ज़्यादा जल्दी में होती है कि तुरंत एक स्टिकी नोट निकल कर वहाँ पर अपना नाम और नंबर लिख के उनके चिपका के चली जाती है। थोड़ी देर में शाओ पहुँच जाती है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पे वो देखती है और भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए होते, और वो दोनों और बाकी सब आपस में बात करने लग जाते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अगर क्रैक कर भी लिया तो यहाँ पे जॉब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिस्टर खांग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये सारी बातें सुन के तो शाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, और साथ में वो डरी हुई भी थी। इसके बाद एक एक करके काफ़ी लोगों की इंटरव्यू हो जाते हैं, और पैनल में शाओ की नाम आती है, जब वो अंदर चली जाती है और वहाँ पे रहे इंटरव्यूअर एक एक करके शाओ से प्रश्न करने लग जाते हैं, और बहुत ही अच्छे से शाओ उनको जवाब भी दे रही होती है, साथ में उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर खांग को अपनी कमर में दर्द हो रहा था, और यहाँ पे मिस्टर खांग भी एक इंटरव्यूअर होता है, और अपना कमर पकड़ के मिस्टर खांग बार बार शाओ की तरफ घूरने लग जाते हैं, क्योंकि ये दर्द उनके ऊपर गिरने की वजह से था। इसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर खांग के पास अपने डैड के कॉल आते हैं, जहाँ पे उनके डैड कहते हैं कि अपनी वाइफ को जल्दी से जल्दी ढूंढो, और तुम इतने साल से घर भी नहीं आए हो। और वो तो बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं मिस्टर खांग को। इसके बाद जब कॉल कट हो जाता है तो मिस्टर खांग शाओ को पूछने लग जाते हैं, क्या तुम्हें ऐसे कोई गिफ्ट के बारे में पता है जो मैं अपनी वाइफ को दे पाऊँ, और जिससे कि वो मुझसे नाराज़ भी ना रहे। इसके बाद एक एक करके शाओ बहुत सारे गिफ्ट के ऑप्शंस बताने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ और उसका प्यारा सा बच्चा लंच कर रहा था। वो बच्चा शाओ से आइसक्रीम खाने के लिए मांगता है, तो शाओ से शांत करवाते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम आइसक्रीम ज़रूर खाएंगे। और थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा प्यारे तरीके से कहने लगता है कि मॉम, मेरे स्कूल में एक बच्चा है जिसके डैड ने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो क्या मेरी डैड ने भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया? ये बात सुनकर तो शाओ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अपनी मॉम को इमोशनल देख के वो प्यारा सा बच्चा अपनी मॉम को कंसोल करने लग जाता है, और वो कहने लग जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्द बड़ा हो जाऊंगा और बहुत सारे पैसा कमाऊंगा, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और तब आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ही शाओ इस रूम से चली जाती है, और इसके जाने के बाद ही वहाँ पे मिस्टर खांग की एंट्री होती है, और उन्हें देख के तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एकदम जाके उनको हग कर लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर खांग को लग रहा था शायद वो गलती से यहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे वो प्यार से बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, आप सही रूम पे आए हो। इसके बाद मिस्टर खांग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, और उनको लग रहा था कि उनका वाइफ ने उनको चीट किया है। वो गुस्से में वहाँ से चले जाते रूम से निकलकर, और उन्होंने जो गिफ्ट लाया था वो एक टेबल के ऊपर छोड़ भी जाते हैं। और उसी टाइम वहाँ से एक औरत गुजर रही थी जो इस गिफ्ट को रखते हुए देखती है, और बाहर उस टेबल से वो उस गिफ्ट को उठा लेती है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हैंड बैग होता है, और तुरंत ही वो उस हैंड बैग को लेके जाने लगती है। तो उसे शाओ देख लेती है।
तो शाओ को याद आता है कि ये वही हैंडबैग है जो मिस्टर खान की वाइफ के लिए उसने सजेस्ट की थी। तो उसे एक गलतफहमी हो जाती है और उसे लगने लगता है कि ये औरत ही मिस्टर खान का वाइफ है। पर इतने में ही वहाँ पे इस औरत के हस्बैंड आ जाता है और ये सारी चीज़ भी शाओ देख रही होती है। तो उसे समझ आ जाता है कि मिस्टर खान की वाइफ उनके ऊपर चीट कर रही है। तो इस गलतफहमी के साथ ही वो बिना कुछ बोले अपने रूम पे चली जाती है। और रूम पे जाने के बाद वो प्यार से मुझसे बोलने लगता है कि मॉम, मैं आज मिस्टर हैंडसम के साथ मिली थी जिन्होंने मेरी जान बचाया है। आप उनसे शादी क्यों नहीं कर रहे थे मॉम? नेक्स्ट डे हम शाओ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में अपने काम पे होती है, जहाँ पे उसको एक असाइन किया गया था टास्क के लिए। और वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो उसे डॉक्यूमेंट दे देती है। उसके बाद वहाँ से शाओ जाने लगती है तो वो आदमी उसे रोक लेती है और साथ में उसे पास में बैठने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद वह आदमी कहने लगता है कि मिस्टर खान की आंखें कितनी ज़्यादा शार्प हैं कि वो इतनी सुंदर और इतनी स्मार्ट असिस्टेंट रखा है। जब भी उनके बगल में शाओ बैठती है तो वो बंदा उसे ऑफ़र करने लग जाता है, क्यों ना तो मेरी कंपनी में काम करो, मैं तुम्हें इसके डबल सैलरी दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगा। पर इस ऑफ़र को ठुकरा देती है शाओ। बातों के साथ साथ वो आदमी शाओ को इधर उधर टच करके उसे बदतमीज़ी कर रही थी। ये चीज़ें देख के शाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में उस आदमी को एक थप्पड़ मार देती है। और इस थप्पड़ की वजह से उस आदमी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में आके शाओ से बदतमीज़ी करने लगता है, जिस कारण से शाओ भी काफ़ी घबरा जाती है और उसे बार बार छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो एबल नहीं होती है। और उसी वक्त वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो मिस्टर खान की। वो आते ये सारे सीन देखते और भाग के आते शाओ को बचाने के लिए और वो एक कांच का ग्लास उस आदमी के सर में फेंक देते हैं। इसके बाद तो वो आदमी मिस्टर खान के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि यही मिस्टर खान है। वो इम्पॉर्टेंट बातें कर ही जा रहा था मिस्टर खान से। तो यहाँ पे मिस्टर खान भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और उस आदमी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। वो उस आदमी को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ये आदमी क्यों ये सब बातें कर रहा है। तो थोड़ी देर में उस आदमी को एहसास हो जाता है कि ये मिस्टर खान है और वो तुरंत ही मिस्टर खान से माफ़ी मांगने लग जाता है। पर मिस्टर खान उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता और अपने असिस्टेंट से बुलवा कर इसे बाहर करवा देते हैं। उसके जाने के बाद यहाँ पे शाओ भी मिस्टर खान से माफ़ी मांगती है, पर मिस्टर खान कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आगे से अगर ये हादसा फिर से दोबारा हो तो उसे खूब जम के पिटाई करना। थोड़ी देर में शाओ अपनी फ़ोन आसपास ढूंढने लग जाती है तो मिस्टर खान को उसका फ़ोन दिख जाता है। मिस्टर खान फ़ोन को उठा के तुरंत ही जब वॉलपेपर देखता है तो देखता है कि यहाँ पे शाओ की बेटा होता है और वो सोचने लगता है कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है। और इतने में ही उस फ़ोन में एक कॉल आ जाता है, इसलिए वो इस फ़ोन को उसे वापस कर देते हैं और ये कॉल उसी प्यारे से बच्चे का होता है, जो कॉल उठाने के साथ साथ अपनी मम्मी से कह रहा है कि मैं अंकल के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा करी बना रही हूँ। और ये सारी बातें मिस्टर खान भी सुन रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि मिसेस शाओ की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है। इसके बाद में जब वो दोनों अपने केबिन में होते हैं, मतलब मिस्टर खान के केबिन में, तो वो अपने सेक्रेटरी मतलब मिस शाओ से पूछने लग जाता है कि मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, अगर पकड़ के चलो कि तुम्हारी शादी हो जाए और शादी के बाद तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ के 2-3 सालों के लिए बाहर चला जाए, तो क्या तुम अपने पति को चीट करोगे? और क्या वो तुमसे आगे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगे? शाओ का ये सारी बातें सुन के अपनी कहानी याद आ जाती है, क्योंकि सेम टू सेम उसके साथ भी तो है। तो वो सब कुछ अपने बॉस को सच बताने ही वाला होता है कि उसी वक्त मिस्टर खान का असिस्टेंट आ जाता है, क्योंकि उसका एक कॉल आया हुआ होता है और ये कॉल होता है मिस्टर खान की डैड की। वो कॉल उठाने के साथ साथ इस बार भी उनके डैड उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाता है कि आज के आज ही अपने वाइफ के पास जाके माफ़ी मांगो। तो दूसरी तरफ शाओ ये बातें सुन रही होती है और उन्हें सजेस्ट करती है फ्लावर ले जाने के लिए। अगले सीन में देखते हैं कि शाओ शाम को अपने घर आ गई थी, जहाँ पे उसके घर में उसकी बेस्टी थी, साथ में बेस्टी की बॉयफ्रेंड भी, और इसका बेटा अंकल करके बुलाता है। और थोड़ी देर में उस लड़के को मतलब मिस्टर खान शाओ की बेस्ट फ्रेंड की
बॉयफ्रेंड को उनके घर की दरवाज़ा खोलते हुए देखते, जिस कारण से उनको गलतफहमी हो जाती है। और साथ में वो उस बच्चे को भी देखते। तो ये सब देख के तो मिस्टर खान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच लेते हैं कि वो लड़का ही इसका बॉयफ्रेंड है और उनका तो एक बच्चा भी है, और वो लड़की उनके ऊपर चीट कर रही है, जिस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये सब देख के तो वो लड़का उनके मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देते हैं गुस्से में। इसके बाद शाह जब उसके पास आते हैं तब वो लोग उन सारी बातों को शाह के सामने बताते हैं। ये सारी बातों से तो शाह को यकीन ही नहीं आ रहा था। तो उसका बेस्ट का बॉयफ्रेंड शाह को लेता है और बाहर वो बुके दिखाने लेके जाता है, क्योंकि गुस्से में मिस्टर खान वो बुके को वहाँ पे ही छोड़ के चले गए थे। यहाँ पे कोई बुके ना देख के तो शाह को लगता होगा कि गार्बेज वाली आंटी शायद यहाँ पे बुक ले गए हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर खान को देखते हैं जो किसी की टेरेस पे होते हैं, और वहाँ पे उनका डैड का फिर से कॉल आ जाता है, जो कॉल पिकअप करने के साथ साथ फिर से और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देते। और यहाँ पे इस बार मिस्टर खान कहते हैं कि मैं उस लड़की को इस बार और मनाने नहीं जाऊँगा। उस औरत ने मेरे साथ चीट किया है और मुझे तो इस बार डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। तो मिस्टर खान का डैड उन्हें समझाने लग जाता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रहा है, वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे मिस्टर खान तो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे। वो तुरंत ही वो कॉल कट कर देते और इसके बाद लॉयर को कॉल करते हैं और डिवोर्स पेपर रेडी करने के लिए कह देते हैं मिस्टर खान। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाह अपने बेटे को बेड टाइम स्टोरी सुना रही होती है एंड सुला, और थोड़ी देर में उसका बेटा सो भी जाता है। इसके बाद उसे सुला के वो बाहर आ जाती है और वो छुप छुप के चिकन खा रही होती है। उतनी देर में उसका बेटा उठ के वहाँ पे आ जाता है और उसे एकदम मजरूमों की तरह उनके हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे शाह को एक कॉल आता है जो होता है मिस्टर खान की लॉयर का। उस कॉल के साथ साथ वो बताने लग जाता है कि मिस्टर खान अब उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। डिवोर्स की बात सुनकर शाह कुछ भी नहीं बोलती और सोचने लग जाते हैं कि ये कैसा बेहया इंसान है जो पहले तो इतने साल से बाहर आ और वापस आने के बाद मुझसे मिलने तक नहीं आया। शायद ये किसी और को लेके चीट करी है मुझे और अब उसे डिवोर्स चाहिए मुझसे। मैं इसे डिवोर्स दे के ही रहूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर खान के टेबल में एक डॉक्यूमेंट होता है और बहुत देर से उसे लेने की कोशिश कर रही थी हमारा शाह, और वो अपने हाथ और आधे कमर तक टेबल को ऊपर फैला देती है, फिर भी उसके हाथ वो डॉक्यूमेंट आ ही नहीं रही थी। इसकी वजह से वो जब और भी कोशिश कर रही थी तो उसके एक हील्स उड़ के गेट की तरफ चले जाते हैं और इसी टाइम पे वहाँ पे मिस्टर खान आ रहे थे और उनके ऊपर गिरने वाला था वो हील उड़ के आके, और वो तुरंत ही पकड़ लेते हैं। इसके पास में मिस्टर खान आके कहते हैं कि तुम्हें डेली इतने फैशनेबल कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिस कपड़े में कंफर्टेबल फील करते हो तुम वो वेयर कर सकते हो। और इसका थोड़ी देर बाद मिस्टर खान ऊपर से कुछ डॉक्यूमेंट उतारने के लिए कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा ही ऊपर रखा हुआ था। इसके बाद मिस शाह मिस्टर खान की चेयर लेके वो डॉक्यूमेंट उतार रही होती है कि वो तुरंत ही अनबैलेंस हो जाती है और नीचे गिरने लगती है और उसी वक्त मिस्टर खान इसे पकड़ लेती है। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शाह उस लॉयर के पास मिलने आई है, जहाँ पे वो लॉयर से पूछती है कि असल में मिस्टर खान उसे डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं। लॉयर जवाब देता है कि ये सारी डिटेल्स वो नहीं दे सकता, अगर उसे जानना है तो सीधा मिस्टर खान से कांटेक्ट करें। तो वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि ज़रूर वो मुझे चीट कर रहा है, जिस कारण से वो रीज़न भी नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर खान का बेटा, मतलब वो प्यारा सा बच्चा अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा है और उसका फ्रेंड उसे एक न्यू एयरप्लेन दिखाते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे इसने मेरे डैड ने खरीद के दिया है। जहाँ पे वो प्यार सा बच्चा कहने लगता है कि क्या तुम इससे मुझे थोड़ा सा खेलने दोगे, तो वो बच्चा मना कर देता है और कहने लगता है अच्छे रानी भी लगता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो अपने डैड से मांगो। ओह सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम्हारा तो डैड ही नहीं है और तुम मांग भी नहीं सकते। और ये सारी बातें सुन के तो इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुरंत ही वो दूर से मिस्टर खान को आते हुए देखते हैं, तो वो बच्चा तुरंत ही मिस्टर खान के पास चला जाता है और साथ ही साथ अपना पॉकेट मनी देते हुए कहता है कि
ये मेरी पॉकेट मनी है, मैं चाहता हूँ आप कुछ देर के लिए मेरे फादर बनने का एक्ट करें। पहले तो वो रेडी बिल्कुल भी नहीं होते, पर बाद में वो सोचने लगते कि इन सब की वजह से वो इसे ब्लेम नहीं कर सकता है, ये सारी गलती उसकी मॉम की है, उसकी तो नहीं है। तो वो रेडी हो जाते हैं हेल्प करने के लिए, पर मिस्टर खांग से वो पॉकेट मनी नहीं लेते। उसके बाद मिस्टर खांग उस प्यारे से बच्चे के साथ उसके दोस्त के पास चले जाते हैं, जहाँ पे उसका दोस्त चुराने लगता है और साथ में कहने लगता है ये तो तुम्हारा फेक पापा है, तुमने तो कभी भी अपने डैड के साथ बात तक नहीं किया और उनको देखा तक नहीं है, तो ये कहाँ से आ गए। जहाँ पे वो प्यार से बच्चा कहने लगता है कि मेरा डैड बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन है और इसी वजह से वो मेरे कॉल पिक नहीं कर पाते। और इसी के साथ साथ उन दोनों के अंदर झगड़ा लग जाता है और तुरंत ही उस दूसरे बच्चे का डैड वहाँ से आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो इन दोनों से ही अपने बच्चे से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वह अपने सीना चौड़ा करके कहता है कि तुम दोनों घुटने के बल आके मेरे बेटे से माफ़ी मांगो जल्दी, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ वो ये कहने लगता है कि अभी का अभी अगर नहीं मांगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। यहाँ पे मिस्टर खांग उसे वार्न करना तो चाहते थे, पर वो कुछ नहीं कहते। वो आदमी फिर से कहने लग जाता है कि मैं खांग ग्रुप का बहुत ही स्पेशल पर्सन हूँ, तो अभी क्या अभी माफ़ी मांगो हमसे। इतने में ही मिस्टर खांग किसी को कॉल लगाने लगता है और उस कॉल कट होने के 5 सेकंड के अंदर ही उस आदमी के पास कॉल आ जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे फायर कर दिया गया है हमेशा के लिए उस कंपनी से। जहाँ पे उस आदमी को समझ में आ जाता है कि असल में मिस्टर खांग यही है और तुरंत ही वो मिस्टर खांग से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लगते। पर मिस्टर खांग यहाँ पे उस प्यार से बच्चे को गोदी में उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर खान के पास उनके लॉयर का कॉल आता है, जो पूछने लगता है कि आप यहाँ पे कब तक आएंगे। आपकी वाइफ डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बहुत देर से इधर बैठी हुई है। और ये सारी बातें खान की बेटे मतलब वो प्यारा सा बच्चा भी सुन लेता है। तो उस प्यारा सा बच्चा कहता है कि आज मेरे मॉम का भी डिवोर्स है, क्यों ना आप दोनों आपस में शादी कर लीजिए। यहाँ पे उस प्यारे से बच्चे को पता नहीं है कि असल में यही इसका पापा है। और मिस्टर खांग भी मन ही मन ये सोचने लगते हैं इस बच्चे को देख के कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे मॉम ने ही मेरे साथ चीट किया है। इसके थोड़ी देर बाद मिस्टर खांग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं, जो उस लॉयर की ऑफिस में बैठी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि बहुत देर से वहाँ पे बैठी हुई थी और मिस्टर खांग अभी तक नहीं आए थे। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब मिस्टर खांग वहाँ पे नहीं आए, तब वो गुस्से में आके अकेला ही डिवोर्स पेपर में साइन कर देती है और लॉयर से कहने लगती है कि मिस्टर खांग से कह दीजिएगा कि मुझे कंपनसेशन के तौर पे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी बच्चे की कस्टडी चाहिए। इसके बाद शाओ वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से निकल के शाओ मैप के ज़रिए अपने बेटे को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर में वो अपने बेटे के पास पहुँच जाता है और उसे पहुँचकर उसे कहने लगता है कि तुम कहाँ कहाँ पर घूमते रहते हो, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। अपनी मॉम को देख के प्यार से बच्चा बोलने लगता है कि मैं एक बच्चे से बुली हो रही थी और वहाँ पे मिस्टर हैंडसम आके मुझे हेल्प किया, पर उसके किसी की बात पे शाओ को यकीन आता ही नहीं। इसके बाद रात का सीन, जब वो लोग सोने जाते तब शाओ के मोबाइल पे एक कॉल आने लगता है और ये कॉल होता है मिस्टर खान की सेक्रेटरी मतलब असिस्टेंट का, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस्टर खान बहुत ही ज़्यादा नशे में, तुम अभी वहाँ पे चले जाओ और उनको प्लीज़ ड्रॉप कर देना। उसके बेटे भी ये सुन लेता है और वो ज़िद करने लगता है उसकी मॉम के साथ जाने के लिए। पहले तो शाओ मना कर देती है, पर बाद में उसे भी लेके चली जाती है वहाँ पे। वह अपने बेटे को कार के बैक सीट में छिपने के लिए कह देता है, जिससे कि मिस्टर खांग उसे ना देख पाए। उसे कार में रख के शाओ जैसे ही मिस्टर खांग के पास पहुंचते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में होते हैं। मिस्टर खांग शाओ को देखने के बाद ही बोलने लगते हैं, तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, क्या मैं इतना ज़्यादा ख़राब हूँ, तुमने मेरे साथ धोखा ही क्यों किया। और इतना कहते ही वो शाओ के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में थे। उनको पकड़ के कैसे करके शाओ कार तक लेके आती है और कार में बैठा भी देती है।
थोड़ी देर में वो प्यार सा बच्चा मिस्टर खान को देख लेते हैं और इसके बाद अपने मम्मी से कहने लगता है कि यही मिस्टर हैंडसम है और जिसने आज इसकी हेल्प की है और ऊपर से इनका तो आज डिवोर्स भी हुआ है। इस बच्चे की आवाज़ सुन के मिस्टर खान पीछे देखने वाले होते हैं कि बड़े की चालाकी से शाओ उनका मुंह घुमा के किस कर लेती है, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि वो उनके बच्चे को ना देख पाए। और इसके बाद वो मिस्टर खान के घर वो दोनों मिलके उनको लाए होते हैं और उनको सलाह भी देते हैं। पर सलाहने जाने वक्त ही मिस्टर खान शाओ को इस पर किस कर लेते हैं। इसी के साथ साथ ये सीन चेंज हो जाती है। अगले मॉर्निंग को जब शाओ नींद से जागती है तब उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इसके बाद जब वो दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो इसके सामने मिस्टर खान होता है, वो भी बिना कपड़े में। उन्हें ऐसा देख के शाओ बहुत ही ज़्यादा शर्मात हो जाती है, पर वो मन ही मन सोचने लगती है कि इनका बॉडी कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा फिट है। उसके बाद वो बहुत ही शाई फील कर रही थी, तो वो ऐसे जाने ही वाली है कि वो उसकी पैर अनबैलेंस हो जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि मिस्टर खान तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। और इसी पल यहाँ पे बाहर से मिस्टर खान का असिस्टेंट आ जाता है और उनको इस हालत में देख के वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद करके फिर से बाहर चले जाते हैं और बाहर से ही इन दोनों की कन्वर्सेशन कान लगा के सुनने लगता है। यहाँ पे अभी तक मिस्टर खान को पता नहीं था उनकी वाइफ के बारे में, मतलब शाओ उनकी वाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे मिस्टर खान शाओ से पूछने लगते हैं कि उसकी मैरिड लाइफ के बारे में और उसके पति ने उसे डिवोर्स क्यों दिया। तो शाओ कहने लगती है कि मैरिड लाइफ ऐसे ही नहीं बनती है। मैरिड लाइफ वो होती है जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे के लिए होते हैं, कोई भी किसी पे चीट नहीं करता। और इतना ही कहने के साथ साथ वो काम के लिए निकल जाती हैं। शाओ ऑफिस में पहुंचने के बाद ही उसके पीठ पीछे सारे कोवर्कर्स उसके बारे में बात करने लगते हैं। सारे कलीग्स उनके ही बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे एक कलीग कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि शाओ ने मिस्टर खान के साथ पूरी नाइट स्पेंड की है। और साथ ही साथ पिछले दिन रात की कुछ फ़ोटोज़ दिखाने लगती है, जहाँ पे मिस्टर खान ड्रंक हालत में थे और शाओ उनकी मदद कर रही थी। शाओ की कान तक ये सारी बातें पहुँचती है, तुरंत वो वहाँ पे आ जाती है और साथ ही साथ ये सारी फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए भी कहती है। साथ में शाओ ये भी कहती है कि रूमर्स मत फैलाओ, पर यहाँ पे वो आदमी कोई भी बात नहीं सुन रही थी शाओ की। तो शाओ गुस्से में आके पुलिस को कॉल लगाती है। और इसके बाद गुस्से में आके शाओ उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पे लात मार देती है। गुस्से में आके वो आदमी भी हाथ उठाने ही वाला होता है कि उसी टाइम वहाँ पे मिस्टर खान आके उसे बचा लेते हैं और साथ ही साथ उस आदमी को भी वो फायर कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शाओ अपने हाथों पर मेडिसिन लगा रही थी, क्योंकि उस आदमी को मारते वक्त उसके हाथ में चोट आ गई थी। तो वहाँ पे मिस्टर खान आते हैं और इसके हाथ से मेडिसिन लेंगे, कहने लगते ठीक है दो मैं लगा देता हूँ। और मेडिसिन लगाते लगाते मिस्टर खान कहते हैं कि मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, तो मुझे यहाँ से कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर खान जब होटल रूम के अंदर जा रहे थे, उन्हें तुरंत ही उस प्यारे से बच्चा मतलब शाओ के बेटे का कॉल आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और साथ में वो कॉल करके हेल्प भी मांग रहा था। वो कॉल सुन के ही मिस्टर खान वहाँ से भागते भागते उसके पास पहुँच जाते, पर वो सीप देखता है। इस वजह से वो तंग आ जाते और पूछने लगते उस प्यारे से बच्चे से कि तुम्हें किस बात की हेल्प चाहिए, तुम तो यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ दिख रहे हो। तो वो बच्चा कहने लगता है कि मुझे गेम खेलने के लिए कॉइन चाहिए, जहाँ पे वो हंसने लग जाते हैं और इसके लिए 1 लाख कॉइन भी परचेज करते हैं। और इतने सारे कॉइन्स खरीदते हुए देखकर तो शॉप के ओनर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों मतलब मिस्टर खान और प्यार सा बच्चा एक साथ गेम खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शाओ उसके बेटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँच चुकी थी। यहाँ पे वो प्यारे सा बच्चा अपने मॉम को आते हुए देख लेती है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से मिस्टर खान को एक्सक्यूज़ देने लगती है वॉशरूम की, और वहाँ से बच्चा चला जाता है। तो शाओ यहाँ पे जब पहुँचती है तब वो मिस्टर खान को अकेले गेम खेलते हुए देखती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पे शाओ कहती है यहाँ पे मैं अपने बेटे को ढूंढते हुए आई हूँ
और इतनी देर में उन दोनों के फ़ोन में एक साथ एक टेक्स्ट आता है कि अपने डेट को एंजॉय करना। कुछ ना कुछ बहाना लगा के शाव तो यहाँ से जाने ही वाली थी, पर उसे एक टाइगर जमैशिंग में एक बड़ा सा टेडी बेयर दिखता है और वो देख के बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज हो गई थी, जो मिस्टर खांग भी नोटिस करते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ये टेडी जीत के ही रहूँगा। मिस्टर खांग बहुत ही ज़्यादा बार वहाँ पे गेम खेलते उस टेडी को जीतने के लिए, पर वो बार बार नाकामी हो रहे थे। आखिर में वो टेडी बेयर जीत ही गए और ये सारी सीन एक साथ बैठ के दूर से वो प्यारा सा बच्चा साथ में मिस्टर खांग के असिस्टेंट देख रहे थे। इसके बाद मिस्टर खांग और शाओ जब वहाँ से निकल के बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ पे दो फ्रॉक कॉस्ट्यूम वाले हाथ में कुछ लेके आ जाते हैं। उनमें से एक फ्रॉक बड़ा होता है और एक फ्रॉक छोटा सा होता है, और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वह असिस्टेंट और हमारा प्यारा सा शाओ को बेटा होता है। और ये सारी खुराफाती आइडिया इन दोनों का ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं जब घर जाने के लिए मिस्टर खांग और शाओ कार में बैठे हुए थे, वहाँ पे तुरंत ही मिस्टर खांग को अपने डैड का कॉल आता है और कॉल पिकअप करने के साथ साथ ही वो चिल्लाने लग जाता है मिस्टर खांग के ऊपर कि अगर तुम्हारी वाइफ ने तुम पे चीट किया है तो फिर तुम्हें मुझे एविडेंस देना पड़ेगा, तुम ऐसे ही फालतू इल्ज़ाम मत लगाओ। जहाँ पे मिस्टर खांग अपने डैड को बार बार समझाने की कोशिश करते पर उनके डैड तो कुछ समझता ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर खांग और शाओ जब लिफ्ट में होते तब अचानक ही उनका लिफ्ट ऑफ हो जाता है और उनके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं होता और वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग पा रहे थे। थोड़ी देर में मिस्टर खांग को सफोकेशन होने लगती है और ग्लास्ट्रोफोबिक अटैक आने लग जाता है, और ये देख के तो शाओ थोड़ा घबरा तो जाती है पर साथ ही साथ उनको संभालने लग जाती है और उनको काम डाउन करने की भी कोशिश करती है। पर यहाँ पे मिस्टर खांग के ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा था। फिर शाओ की हाथ पकड़ते हुए मिस्टर खांग कहने लगते, अगर मैं कभी तुम्हें प्रपोज़ करूँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो यहाँ पे बहुत ही फॉर्मेलिटी और प्रोफेशनली वो कहने लगती है कि मैं ऐसे तो कभी नहीं कर पाऊँगी। हर इतने में मिस्टर खांग बेहोश हो जाता है। शाओ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और साथ ही साथ उनको CPR देने लगती है, पर यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में वो लिफ्ट खुल जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में थे। जब मिस्टर खांग को होश आता है तब शाओ सारी बातें बताने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करने लग जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे को देखते हैं जब मिस्टर खांग और शाओ बाकी कलीग्स के साथ मीटिंग में होते। वहाँ पे तो शाओ एकदम से मिस्टर खांग को घूर ही जा रही थी और ये सारी चीज़ें मिस्टर खांग के असिस्टेंट भी नोटिस करता है। और इसके बाद शाओ को एक क्लाइंट हैंडल करने के लिए वहाँ से भेज दिया जाता है। जब वो इस क्लाइंट को हैंडल कर रही थी तब जानबूझ के वो क्लाइंट पानी फेंक देते शाओ के ऊपर। इसके बाद शाओ वॉशरूम जाने लगती है, पर वॉशरूम जाने के बाद ही उसे चक्कर आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके कुछ देर बाद जब उसे होश आती है तब भी वो अपनी स्टेबिलिटी में नहीं होती है, जिस कारण से वो लड़खड़ा रही थी। और थोड़ी देर में वहाँ पे वो आदमी आ जाता है, मतलब वो क्लाइंट। और वो आदमी आने के साथ साथ ही शाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। और तुरंत ही वहाँ पे मिस्टर खांग आ जाते हैं और शाओ को बचा भी लेते हैं। इसके बाद शाओ को उठाकर मिस्टर खांग अपनी केबिन में आ जाते हैं और काउच में लेटा देते हैं। शाओ अभी भी अपने होश आवाज़ में नहीं होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नशे की हालत में है। और मिस्टर खांग ये सारी चीज़ें देख के उसे काम डाउन करने की कोशिश करते, पर यहाँ पे तो शाओ उनकी कॉलर पकड़ के उन्हें कैसे करने लग जाती हैं। थोड़ी देर में मिस्टर खांग उसे दूर कर देती है, पर यहाँ पे बाहर से मिस्टर खांग का असिस्टेंट और वो प्यार सा बच्चा ये सारे सीन देख रहे थे। मिस्टर खांग शाओ को ठीक होने के लिए दवाइयाँ भी देते हैं और थोड़ी देर में जब वो ठीक हो जाती है तब वो कंपनी के बाहर आ जाती है और तुरंत ही उसके पास एक कॉल आती है जहाँ पे वो इंसान कह रहा था कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। इसके बाद शावा से जाने लगते मिस्टर खांग को बोलकर, तो मिस्टर खांग भी उसे ड्रॉप करने के लिए उसके साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि
वो प्यारा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ हॉस्पिटल के रूम पर बात कर रहा है, जहाँ पे ये दादाजी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खान के पापा होते हैं। और वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। और इतनी देर में यहाँ पे भाग भाग के शाह उस रूम पे आ जाती है और उन दोनों को एक साथ आते हुए देखकर वो प्यारा सा बच्चा ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक लेती है, क्योंकि वो अभी तक